तय करने पर और सभी लोगों को एक मंच पर लाना, ये एक बड़ी बात है कि कैसे अलग अलग ध्रुवों पर रहने वाले देश G20 के मंच पर उन तमाम वैश्विक मोर्चों पर, वैश्विक मुद्दों पर बातचीत करते हुए नजर आया। और बहुत मुमकिन है कि बहुत सारे मुद्दे जो हमने जो प्राथमिकताएं तय की थी, उनमें से ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और यही G20 के भारत की अध्यक्षता की सबसे बड़ी सफलता है। लेकिन दिल्ली किस तरह से तैयार है? बिल्कुल, तो भारत यहां पर तय कर रहा है कि किस तरह से विकासशील के जो मुद्दे हैं, जो ग्लोबल साउथ की आवाज है, उसे बड़ी मुखरता के साथ भारत उठाता नजर आएगा G20 की मंच पर। लेकिन किस तरह से दिल्ली तैयार है, आइए देख लेते हैं। जी हां, G20 शिखर सम्मेलन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर तक होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए उत्साह और तैयारी अपने चरम पर है। नई दिल्ली में दुनिया भर के शक्तिशाली देशों के नेता जुटेंगे और इस दौरान पूरी दुनिया सशक्त भारत की झलक देखेगी। जी समिट के लिए भारत में सज चुका है मंच। भारत पर है पूरी दुनिया की निगाहें। सज धज के साथ नई दिल्ली है तैयार। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। भारत आने लगे हैं मेहमान। भारत पलक पावड़े बिछाए मेहमानों की आगवानी के लिए पूरी तरह तैयार है। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने नई दिल्ली आ रहे दुनिया के शक्तिशाली मेहमानों की खातिरदारी के लिए जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। पूरी दिल्ली को चमका दिया गया है, कहीं कोई कोताही न रह जाए, इसलिए सम्मेलन से ठीक पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना अपनी टीम के साथ खुद ही सड़क पर उतर गए और साफ सफाई का जायजा लिया। सुरक्षा से लेकर यातायात और इमरजेंसी हालातों से निपटने के लिए तमाम उपाय किए गए हैं। तैयारी ऐसी की गई है कि परिंदा पर भी नहीं मार पाएगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। सेंट्रल दिल्ली पुलिस ने मोबाइल पुलिस स्टेशन लॉन्च किया। अभी से ही पूरी अलर्ट हो गई है दिल्ली पुलिस। लगातार उन्होंने अपना रिहर्सल किया है, ड्रेस रिहर्सल किया है और ये एडवाइजरी के थ्रू बताने की कोशिश करेगी कौन से रास्ते खुलेंगे, कहां आ सकते हैं, क्या क्या बाउंडेशंस रहेंगी, किन नियमों का पालन करना। ऐसे में 8, 9, 10 इन इलाकों के आसपास आने के लिए आपको एक स्पेशल परमिट होगा। इस मेगा आयोजन को लेकर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खासी हलचल है। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आ रहे विदेशी मेहमानों की सुरक्षा से लेकर उनकी सुविधाओं का भी सरकार पूरा ख्याल रख रही है। एयरपोर्ट पर हर फ्लाइट की मॉनिटरिंग की जाएगी। इससे विदेशी डेलीगेट्स को एयरपोर्ट से आने और जाने के दौरान बेहतरीन अनुभव का एहसास होगा। डेलीगेट्स के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर G20 से संबंधित प्रमोशन वेलकम कटआउट्स लगाए गए हैं। G20 के लिए विदेश से दिल्ली आने वाले डेलीगेट्स की सुविधा का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। इसके लिए विभिन्न विभागों के साथ संबंध बनाया जा रहा है ताकि डेलीगेट्स को कोई असुविधा न हो। अतिथियों का ढोल नगाड़े और शास्त्रीय संगीत के बीच शानदार शाही स्वागत किया जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन में खास मेहमानों को सोने चांदी के बर्तनों में खाना परोसा जाएगा। अलग अलग होटल के शेफ ने अपने मेन्यू तैयार किए हैं, उसी हिसाब से बर्तन भी डिजाइन कराए गए हैं। जहां विदेशी मेहमानों के लिए विशेष रूप से तैयारी की गई है, वहीं भारतीय संस्कृति का भी भरपूर ख्याल रखा गया है। दिल्ली के मंडपम कन्वेंशन सेंटर में हो रहे इस समिट में शामिल हो रहे नेता आर्थिक, जलवायु परिवर्तन और शिक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत मंडपम को ऐसा बनाया गया है कि वासुदेव कुटुंबकम की अवधारणा जीवंत होती दिख रही है। शंख, मोर पंख, पंचतत्व योग, सूर्य शक्ति द्वारा देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा का दर्शन तो कराया ही जाएगा, साथ ही जीरो से इसरो के जरिए स्वर्णिम इतिहास दिखेगा। सम्मेलन के पहले दिन सांस्कृतिक गलियारे को खोला जाएगा। इसमें वेद की पांडुलिपि सहित सम्मेलन में शामिल हो रहे देश की सबसे मूल्यवान और सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियां प्रदर्शित होंगी। मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर भारत G20 शिखर सम्मेलन में आने वाले मेहमानों के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। ये कोशिश है कि हर आने वाला मेहमान भारत से सुनहरी यादें लेकर जाए। भारत की प्रमुख डिजिटल उपलब्धियों को दिखाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में बाकायदा एक डिजिटल जोन भी बनाया गया है, जहाँ पर अतिथि डिजी लॉकर की व्यवहारिक उपयोगिता के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम। दिल्ली बिल्कुल तैयार है G20 के शिखर सम्मेलन के लिए और वैश्विक नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। G20 शिखर सम्मेलन पर दुनिया भर की निगाहें हैं। सम्मेलन शनिवार से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। इसमें विश्व के अग्रणी 20 देशों के नेता आर्थिक और विकास से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करेंगे।
विश्व भर से G20 शीर्ष नेता वैश्विक समारोह में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। तो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। G20 शिखर सम्मेलन देश दुनिया भर से वैश्विक नेताओं का राजधानी दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। और अर्जेंटीना के पास खुद का अनुभव है G20 की अध्यक्षता करने का, और भारत किन प्राथमिकताओं पर अपना फोकस कर रहा है। अर्जेंटीना की जो भूमिका है काफी महत्वपूर्ण। अब नजर डालते हैं अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस पर। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस का जन्म ब्यूनस आयर्स में 2 अप्रैल 1959 को हुआ। ब्यूनस आयर्स विश्वविद्यालय से 1983 में उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की और फिर कानून पढ़ाना शुरू कर दिया। 1980 के दशक की शुरुआत में वे राजनीति में सक्रिय हुए। अपने राजनीतिक जीवन के अधिकांश समय में वे पेरोनिस्ट जस्टिसियालिस्ट पार्टी से जुड़े रहे। 2003 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने नेस्टर किर्चनर के प्रचार अभियान की जिम्मेदारी संभाली और राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान वे किर्चनर के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में उनके साथ बने रहे। 2007 में जब क्रिस्टीना किर्चनर अपने पति के बाद राष्ट्रपति बनी तो अल्बर्टो फर्नांडिस उनके भी चीफ ऑफ स्टाफ बन गए, लेकिन 2008 में नीतिगत असहमति के कारण उन्होंने पद छोड़ दिया। 2019 में अल्बर्टो फर्नांडिस ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जिस तरह से आपने देखा कि जो तमाम वैश्विक नेता हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है, और आज का जो हाईलाइट है वो है भारत और अमेरिका के बीच में जो बायलैटरल हो सकता है। ये कह रहे हैं कि हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष आज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ, नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू और यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा उर्सुला वॉन डर लायन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं। विश्व के नेता इस सम्मेलन में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु संकट और बहुआयामी विकास बैंकों की क्षमताओं में कैसे सुधार किया जाए उस पर गंभीरता से विचार करेंगे। जैसा कि हमने बताया आपको कि भारत की जो प्राथमिकताएं हैं, बहुत सारे मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। शिखर सम्मेलन में सभी मुद्दों को, सभी सिफारिशों को समिट लेवल पर रखा जाएगा और शीर्ष नेता उन बिंदुओं पर विचार करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे और उसके बाद किसी अंतिम नतीजे पर पहुंचेगा ये नई दिल्ली का G20 शिखर सम्मेलन। और आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका से रवाना हो चुके हैं। तो लगातार मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। यूरोपियन यूनियन, जैसा कि आपको पता है कि 19 देश और यूरोपियन यूनियन के जो नुमाइंदे हैं और 2 सदस्य यूरोपियन यूनियन से इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक कहा जाता है। शायद यूरोप के क्षेत्र का सबसे बड़ा आर्थिक ब्लॉक, जो कि आर्थिक वैश्विक मुद्दों पर काफ़ी बिल्कुल। तो आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं। और बाइडेन सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत के लिए रवाना हो गए हैं। बाइडेन के आज शाम तक नई दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। तो बाइडेन के आज शाम तक नई दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। और G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अतिथियों का आना शुरू हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की निदेशक क्रिस्टिना जॉर्जीवा कल नई दिल्ली पहुंची। दिल्ली हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया। तो G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए संयुक्त मैक्सिकन राज्य के मंत्री रिक्वेल
ब्यूनोरेस्ट्रो सांचेज दिल्ली पहुंचे। दिल्ली हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। तो लगातार विदेशी मेहमानों का राजधानी दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। हमारे संवाददाता नीरज सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। नीरज, लगातार हम तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम विदेशी मेहमान जो इस वक्त राजधानी दिल्ली पहुंच रहे हैं, भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत तस्वीरों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। क्या कुछ अपडेट है इस वक्त? किस तरह से दिल्ली इस वक्त पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है G20 की मेजबानी की? देखिए, बिल्कुल जया, दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है और आपने उन दृश्यों को भी देखा है कि जो हमारे पैकेज में चले हैं कि किस तरीके से दिल्ली को खूबसूरती से सजाया गया है। और इसके साथ साथ ही अगर आप देखें कि भारत का जो कल्चर है वो उस सजावट में दिखाई देता है। हमारे अलग अलग जो स्टेट हैं उनकी जो संस्कृति है, उनके जो कल्चर हैं वो सजावट में दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ ही अगर आप देखें कि जिस तरीके से यहाँ पर विदेशी जो मेहमान हैं वो आना शुरू हुए हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर भी जो विशेष इंतजाम है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं। G20 एक बड़ा कह सकते हैं कि आयोजन है और जिसमें आर्थिक सहयोग के साथ साथ वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन जैसे विषय हैं, शिक्षा है, कृषि है और इसमें एक और सबसे खास विषय है कि करप्शन पर किस तरीके से दुनिया के तमाम जो बड़े मुल्क हैं वो एक साथ आ सकते हैं। तो उन तमाम विषयों पर जो चर्चा है वो G20 जो समिट है उसके दौरान हो सकती है। आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से जो आर्थिक अपराधी होते हैं एक देश में अपराध करके दूसरे देश में भाग जाते हैं और वहाँ के जो कानून है उसकी सहायता से भारतीय कानूनों से बचे रहते हैं। पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से मोदी सरकार ने इन आर्थिक अपराधियों के खिलाफ शिकंजा कसा है और वैश्विक स्तर पर एक जो सहमति है वो दुनिया के तमाम मुल्कों में बनती हुई दिखाई दी है कि ये आर्थिक अपराधी न केवल एक देश के लिए चुनौती है बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चुनौती है और इन पर एक जो सहमति है वो बननी चाहिए। आप अगर देखें कि 200 के करीब जो बैठकें हुई हैं G20 के दौरान तमाम देश के अलग अलग 50 शहरों में 32 ऐसे विषय हैं जिन पर चर्चा हुई है और जब G20 का जो समिट है अपने आखिरी कह सकते हैं कि चरण में पहुंचेगा तो एक सहमति बनेगी कि इन जो 32 विषय हैं कि इन विषयों में जो तमाम जो देश हैं वो किस तरह से सहमति दिखाते हैं। तो उस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। नीरज, जिस तरह से आपने कहा कि पालम से लेकर और नीरज, जिस तरह से आपने कहा कि देश के 60 शहरों में 220 से ज्यादा मीटिंग्स हुई हैं G20 के अलग अलग ट्रैक्स की और हमने तमाम हिस्सों में देखा कि सुरक्षा एक सर्वोपरि प्राथमिकता भारत की तरफ से। दिल्ली मुझे लगता है कि आज से पहले इतनी सजग अभेद्य सुरक्षा शायद आपने भी नहीं देखी होगी, क्योंकि पहली बार विश्व स्तर का ये सम्मेलन जो है वो हम करने जा रहे हैं। भारत मंडपम पूरी तरह से तैयार है। सुरक्षा के क्या इंतजाम है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, बिल्कुल इससे पहले दिल्ली के अंदर ऐसी सुरक्षा देखने को नहीं मिली है। अजय, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हालांकि 15 अगस्त और 26 जनवरी को सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम दिल्ली के अंदर रहते हैं, लेकिन इस बार इस तरीके के इंतजाम है जो आज से पहले शायद देश के किसी भी हिस्से में देखने को नहीं मिले। आप अगर देखें कि जो राष्ट्राध्यक्ष और इसके अलावा जो देशों के जो प्रमुख हैं जब यहाँ पहुंच रहे हैं तो पालम टेक्निकल एरिया से लेकर और जो उनके होटल्स हैं जहाँ पर 5 स्टार होटलों में वो रुक रहे हैं और इसके अलावा भारत मंडपम तक पहुंच रहे हैं, वहाँ पर सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो इस तरीके की है। आप देखें कि अगर कोई ड्रोन से अगर किसी भी तरह का हमला करने की कोशिश करता है तो एंटी ड्रोन तकनीक का जो इस्तेमाल है वो किया गया है, जगह जगह पर लगाई गई है ताकि कोई ड्रोन को ना उड़ा सके। इसके अलावा अगर देखें कि जो तमाम जो इलाके हैं वो सीसीटीवी से लैस है और उन सीसीटीवी में एक तकनीक यूज की जा रही है, वो है फेस स्कैनिंग तकनीक। तमाम बड़े जो अपराधी होते हैं वो अजय करते क्या है कि अपना चेहरा और भेष बदलकर कोई भी ऐसी गतिविधि या कोई भी वारदात करने की कोशिश करते हैं, तो उस को रोकने के लिए जो फेस स्कैनर जो मशीन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपना हुलिया भी बदलता है तो वो फेस स्कैनर मशीन से बच नहीं सकता। इसके अलावा देखें कि दिल्ली के 10,000 के करीब जो जवान हैं
वो दिन रात सुरक्षा व्यवस्था में लगे हैं। चाहे जो रास्ते हैं जिनसे विदेशी मेहमान गुजरेंगे, जहां होटल हैं वहां पर एक एक डीसीपी की जो जिम्मेदारी है वो अजय लगाई गई है, वो सुरक्षा व्यवस्था वो डीसीपी देखेगा। इसके अलावा भारत मंडपम और उसके आसपास कई लेयर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो मौजूद है। इसके साथ साथ ही अगर कोई बायोकेमिकल हमला करने की कोशिश नीरज, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं, जो कि भारत मंडपम से जुड़ रहे हैं, वही जगह जहां पर जो विश्व के नेता हैं वो इकट्ठा होने वाले हैं। शैलेंद्र नमस्कार, मेरी आवाज मिल रही है आपको स्टूडियो से? बिल्कुल अजय, नमस्कार। आप हमारे ठीक पीछे देख रहे होंगे भारत मंडपम, जहां पर ये मुख्य शिखर सम्मेलन होना है। बताएं तो एक जो तैयारियां हैं थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। मंडपम के अलावा और कितने मंडप हैं जहां पर जो सज चुके हैं पूरी दुनिया को भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो हमारी प्राथमिकताएं हैं और जो हमारी सफलताएं हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए? बिल्कुल अजय, जैसा कि आप ठीक हमारे पीछे देख रहे हैं, जहां पर G20 शिखर सम्मेलन होना है, भारत मंडपम ये हाल नंबर 14 है। प्रदर्शनी मंडपम इस वक्त आप ठीक पीछे, ये जो जगह है दरअसल ये आवंटित की गई है देश और दुनिया के तमाम पत्रकारों के लिए कि वो लाइव स्टैंड अप, लाइव प्रसारण कर सकते हैं, उन्हें जो जानकारी देनी है G20 सम्मेलन के बारे में। और इस वक्त आप देखें कि सभी मीडिया, जो प्रमुख मीडिया चैनल उन्होंने अपने अपने जो ट्राइपॉड है यहाँ पर लगा दिए हैं। तो पूरी तरह से अत्याधुनिक व्यवस्था की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर जो बनाया गया उसके पहले तल पर यह है, जहां पर हम देखें कि वहां जब आप प्रवेश करते हैं तो डिजिटल एक्सपीरियंस जोन बनाया गया है, यानी भारत में जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका अनुभव करने के लिए वहां पर प्रदर्शनी लगाई गई है। अलग अलग जो उपलब्धियां हैं वो दर्शाया गया कि कैसे पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बना है और दुनिया उसकी तरफ देख रही है। हम जानते हैं कि चाहे यूपीआई पेमेंट सिस्टम हो या फिर भाषणी जैसा ऐप हो, जिसमें दुनिया की किसी भी भाषा में, किसी भी लैंग्वेज में कोई बात करता है, आप अपनी भाषा में सुन सकते हैं, हिंदी में सुन सकते हैं, अंग्रेजी में सुन सकते हैं, या फिर हिंदी अंग्रेजी में कोई बोल रहा है तो किसी भी भाषा में कोई सुनना चाहता है उसमें सुन सकता है। तो इस तरह की तमाम जो उपलब्धियां हैं, तमाम जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसकी प्रदर्शनी लगाई गई। आरबीआई की तरफ से भी एक प्रदर्शनी है जिसमें हम ई रूपी, जो डिजिटल रूपी एक तरह से उस बारे में दुनिया भर के जो लोग आएंगे वो जान सकेंगे। और अजय, हम जानते हैं कि जो भारत पेमेंट सिस्टम है जिसमें हम देख रहे हैं कि जो भारत से बाहर रहने वाले जो एनआरआई हैं, अगर वो कोई बिल पे करना चाहते हैं, यहाँ पर कोई अपने परिवार के लिए कोई बिल पे करना चाहते हैं तो पहले उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता था। अब उस तरह की जो एक पहल हुई है कि दुनिया के किसी भी देश में बैठकर यहाँ पर बिल पेमेंट कर सकते हैं, बिजली का बिल हो, अन्य तमाम तरह के जो बिल हो, वो यहाँ पर दर्शाया गया है कैसे इस इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर भारत बढ़ा है। बिल्कुल, तो एक डिजिटल क्रांति जो भारत की है उसको यहाँ पर प्रदर्शित की गई है भारत मंडपम पे। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत कुछ और भी सवाल है हमारे आपके लिए, आप हमारे साथ बने रहिए। नीरज, आप भी बने रहिए, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी एक खास कवरेज G20 सम्मेलन पर जारी रहेगी, तो बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अमृतकाल में विश्व कल्याण, और किस तरह से G20 की अध्यक्षता के तहत जो प्राथमिकताएं भारत ने तय की हैं वो कहां तक पहुंची हैं, इस प्रोग्राम में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं तैयारियों का जायजा। हमारे साथ दो हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। नीरज सिंह, जो कि लगातार निगाह रखे हुए हैं उन नेताओं पर जो नई दिल्ली में लगातार आ रहे हैं, और शैलेंद्र मिश्र भारत मंडपम से। साथ ही साथ दो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं संजीव पुरी जी, जो कि पूर्व राजनयिक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। मंजीव पुरी जी इस प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं, और प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है ORF के। ये दोनों ही मेहमान इस
प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों ही खास मेहमानों का हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मंजीव जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। G20 सम्मेलन को लेकर बहुत उत्साह इस वक्त हम भारत में देख रहे हैं, काफ़ी उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं। G20 की अध्यक्षता को लेकर कई पहले यानी फर्स्ट जो हैं इतिहास रच रहे हैं, कई ऐसी पहल हैं जो प्रतिबद्धता है, जो कि पहली बार इस हम G20 सम्मेलन में देख रहे हैं। भारत की अध्यक्षता के दौरान महिलाओं के मुद्दे पर विचार विमर्श की बात हो, इस 2015 से पहले कोई एक अलग मंच नहीं था, लेकिन जिस तरह से इस बार हम G20 में देख रहे हैं, ऐसी तमाम कई चीज़ें हैं जिनकी पहली यहाँ पर कदम रखते हुए आगे बढ़ते हुए यहाँ पे भारत दिखा रहा है और इतिहास रच रहा है। सबसे पहली टिप्पणी आपकी कि किस तरह से इस वक्त तैयार नजर आ रहा है भारत G20 की अध्यक्षता के लिए। जया जी और अमित जी, पहले तो आपको नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी रिपोर्ट देख के मुझे बहुत गर्व हुआ। देखिए, मैं 1983 में जब हमने नैम का शिखर सम्मेलन किया था, मैं उस समय फॉरेन सर्विस मैंने ज्वाइन की, और अब 40 साल के बाद जब भारत इतना बदल गया, इतना विकसित हो गया है, और जिस तरह आपने दर्शाया हमारी डिजिटल उपलब्धियां, हमारी और इतनी ज्यादा उपलब्धियां, और दुनिया हमें रिकॉग्नाइज करने लगा। इस बार हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों को होस्ट कर रहे हैं। उस समय हमारी तरह डेवलपिंग कंट्रीज जो नॉन अलाइंड मूवमेंट की थी, उनको हमने होस्ट किया था। क्या जैसे मैंने आपको कहा, मेरे लिए बहुत गर्व मुझे लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और आपने जिस तरह ये दर्शाया बहुत ही अच्छा। मैं मानता हूं कि आपके सब व्यूअर्स इससे बहुत खुश हो गए होंगे, बहुत अच्छा लगा। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गेट टुगेदर है उन कंट्रीज का जो दुनिया में सबसे ज्यादा कैपेबिलिटीज रखते हैं, और जो जिसको कहते हैं सबसे ज्यादा शायद डिलीवरी कर सकते। आपने अभी वुमेन लेड डेवलपमेंट के बारे में बात किया, और बहुत अच्छी तरह आपने लोगों को समझाया कि सिर्फ हम यही नहीं बात कर रहे कि औरतों का पार्टिसिपेट करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनकी लीडरशिप भी होनी बिल्कुल इंपॉर्टेंट। उसी तरह हम लोगों ने अपने डिजिटल उपलब्धियां जो हैं, हम दुनिया की तरफ सिर्फ दर्शा ही नहीं रहे, लेकिन चाह रहे हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी की जो जो डेवलपमेंट है, उसका सारा दुनिया को लाभ मिले। हमारे एग्जाम्पल को आगे लीजिए ताकि सारे दुनिया में विकास हो, और खासकर जितना ग्लोबल साउथ है वो सब उसका बेनिफिट ले। ये एक दो बड़े बड़े मुद्दे हैं, साथ में क्रिप्टो करेंसीज हैं, आपने करप्शन का मुद्दा उठाया, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। G20 तो बहुत सारी चीजों पे चलता, लेकिन असल में ये मैं कहूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मॉडर्न जो आज के दौर की इंपॉर्टेंट चीजें, उन सब पे लगाया जाए। साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच, जिस चीज के बारे में प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं। हम लोग मटीरियलिस्टिक वेल्थ, इन सब चीजों की तरफ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना पैसे के कुछ नहीं होता, लेकिन ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच। और मैं मानता हूं कि भारत जो जो हम लोग यहां दर्शा रहे हैं, ये सब सिंबॉलिक है। ये लोगों को ये दिखाता है कि इंडिया वैसा कंट्री, वैसी सभ्यता है कि हम दुनिया और लोगों के सेंट्रिक हैं, और ये हमारी हिस्ट्री है, हमारी लेगेसी है, और हम चाहेंगे कि दुनिया भी इसको अपनाए। मैं मानता हूं कि अभी तक जो जो हमने किया, इसके लिए लोगों ने नोटिस किया और नोट किया कि भारत अब सिर्फ इमर्जिंग नहीं है, एक इमर्ज सोसाइटी और कंट्री हो गया। बिल्कुल सही बात, क्योंकि आर्थिक प्रगति के साथ साथ भारत संस्कृति की झलक भी पूरी दुनिया को दिखाने के लिए तैयार है। और इसलिए मंजूपुरु जी, अब हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं भारत मंडपम की एक 360 डिग्री झलक, समझाने की कोशिश करते हैं कि भारत किस तरह से तैयार है पूरी दुनिया के लिए। इस वक्त मैं भारत मंडपम परिसर में हूं, और आपको मैं 360 डिग्री व्यू दिखाना चाह रहा हूं इस भारत मंडपम परिसर का। और हमारे कैमरा सहयोगी संदीप आपको दिखा रहे हैं कि कितना भव्य ये बना हुआ है भारत मंडपम परिसर। भारत मंडपम परिसर में जो हमारे आप पीछे आप देख रहे हैं, एक ये एग्जीबिशन हॉल है। तो हॉल नंबर 4 और 5 में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर बना है, और ये अब तक के जितने भी G20 की बैठक हुई है उसमें सबसे बड़ा ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर बना है। हॉल नंबर 4 और 5 में देश और दुनिया भर के जितने भी मीडिया कर्मी आएंगे, पत्रकार आएंगे, उनको हर तरह की सुविधा मिलेगी।
वाईफाई की सुविधा है, वहाँ पर स्टूडियो है, स्टोरी फाइल करने की सुविधा है, साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के हॉल है अलग से, और जितनी भी अत्याधुनिक सुविधा हो सकती है वो तमाम व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। उसके ठीक बगल में हॉल नंबर 3 है जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये एग्जीबिशन हॉल। इसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत जो हमारी कलाकार हैं, उनके जो आर्ट हैं, उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, ताकि जब डेलीगेट आएंगे दुनिया भर के, वो जाकर के देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी जो एक तरह से कल्चर है उसको देख सकते हैं, ख़रीदारी भी कर सकते हैं, इसकी भी व्यवस्था की गई है। ये दूसरा हॉल है, एग्जीबिशन हॉल, और इसमें जो डेलीगेट आएंगे हैं दुनिया भर के, उनकी दफ्तर होगी एक तरह से, उनके लिए व्यवस्था किया गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, चाहे वो WHO हो, WTO हो, या फिर बाकी जो डेलीगेट आएंगे उनके लिए ये बनाया गया है, उनके ऑफिस के लिए, ताकि वो काम कर सकें यहाँ से। पर भारत का भी यहीं पर ऑफिस होगा। ये तीसरा मुख्य आयोजन स्थल है भारत मंडपम, जहाँ पर शिखर सम्मेलन होगा। जो वर्ल्ड लीडर आएंगे वो यहीं पर बैठक करेंगे। इसी में बायलैटरल टॉक की भी व्यवस्था है, अलग से जो भी 2 देश अपने आपस में बात करना चाहते हैं वो बात कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति जो भोज देंगी, गाला डिनर देंगी, ठीक इसी भारत मंडपम में वो भोज देंगी, और यहीं पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा, और उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। देश भर के जितने कलाकार हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारत की एक छवि दिखेगी। हर राज्य के कलाकार दुर्लभ वाद्ययंत्रों के साथ अपने संगीत की प्रस्तुति देंगे, जिसकी साक्षी बनेंगे वर्ल्ड लीडर। और ये जो परिसर देखिए आप, मेरे पीछे नटराज की मूर्ति है जो बहुत ही यूनिक है, करीब 27 फीट ऊंची ये मूर्ति है, और बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ इस नटराज की मूर्ति को बनाया गया है। भारत G20 की अपनी अध्यक्षता के दौरान न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत, अपनी जो डिजिटल क्षेत्र में जो भारत ने क्रांति की है उसका प्रदर्शन कर रहा है, बल्कि जो आधुनिक भारत की जो छवि है उसको भी पेश कर रहा है। और जितने भी हमारे इनोवेशन हुए हैं, या फिर हमारे जो टेक्नोलॉजी में हमारी जो बढ़त है, उन तमाम चीज़ों को भारत यहाँ प्रदर्शित करेगा। कैमरामैन संदीप के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, भारत मंडपम परिसर, दिल्ली। बिल्कुल, तो तैयार है यहाँ पर राजधानी दिल्ली, और कितना भव्यता के साथ भारत मंडपम की तस्वीर हमने साझा की अपने दर्शकों के साथ। और लगातार इस खास कवरेज में हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र और नीरज बने हुए हैं। साथ ही साथ हमारे 2 खास मेहमान मंजीव पुरी जी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और प्रोफेसर हर्ष पंत, वाइस प्रेसिडेंट ORF, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर हमारे इस खास कार्यक्रम में। बिल्कुल प्रोफेसर पंत, आपसे हम यहाँ पे जानना चाहेंगे, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कल एक लेख लिखा है, उसकी एक लाइन यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी और मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी के रूप में हमने इस अनुभव के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए हैं। G20 की अध्यक्षता को लेकर इस वक्त पूरे विश्व की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं। सबसे पहले अगर आपकी टिप्पणी, जिस तरह से जब अध्यक्षता के घोषणा हुई और तब से लेकर अब तक जो तैयारियां हम देख रहे हैं, जिस तरह से बैठकों का दौर जो चला है भारत में, क्या कुछ प्रतिक्रिया आप इस वक्त देना चाहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रोसेस रहा है, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें हुई। एक तो भारत ने दुनिया से बात करी और हम यहाँ तक पहुँचे हैं जिसका आप जिक्र कर रहे थे, डिफरेंट ट्रैक्स, डिफरेंट मिनिस्टेरियल ट्रैक्स, डिफरेंट शेरपा ट्रैक्स, वो यहाँ तक पहुँचकर अब लीडर्स लेवल समिट की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो उसमें भारत ने जिस तरह से दुनिया भर के साथ एक डायलॉग किया, एक कॉन्वर्सेशन किया, और अपना एजेंडा दुनिया के सामने रखा कि उसकी प्रायोरिटीज क्या हैं। अगर हम ग्लोबल गवर्नेंस की बात करते हैं, अगर अब दुनिया में जो समस्याएं हैं, जबकि इतना पोलराइजेशन है, इतना बिखराव है, इतना कॉन्टेस्टेशन है, मेजर जो पावर्स हैं, जो बड़ी शक्तियां हैं, वो आपस में उनमें तनातनी बनी हुई है, उसके बीच में आप ग्लोबल गवर्नेंस का एजेंडा कैसे फ्रेम करते हैं, उसका डायलॉग भारत ने किया दुनिया भर के साथ, और एक एजेंडा तैयार किया। उस एजेंडा को लेकर भारत इस लीडर समिट में जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री ने बात कही वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, कि दूसरा भी इसमें एक डायलॉग हुआ, और वो डायलॉग भारत के अंदर हुआ कि भारत किस तरह से अपनी वैश्विक साख रखना चाहता है, भारत किस तरह से अपने आप को दुनिया के सामने रखना चाहता है। इतनी डाइवर्सिटी भारत के जो अंदर है, इतनी सांस्कृतिक डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, और रीजनल डाइवर्सिटी है,
उसको कैसे हम प्रस्तुत करें दुनिया के सामने कि ये भारत की जो कहानी है वो भी दुनिया को सुनाई जाए। तो ये सिर्फ एक वन वे स्ट्रीट नहीं था कि जिसमें भारत दुनिया के साथ बात कर रहा था, भारत अपने आप से भी बात कर रहा था और भारत दुनिया को भारत तक ला रहा था। तो जो हमने हर प्रांत में, हर प्रदेश में G20 का एक मीटिंग हुई, हमने अलग अलग स्टेक होल्डर्स को जोड़ा, चाहे वो यूथ हो, सिविल सोसाइटी हो, बिजनेस कम्युनिटीज हो, उनको G20 प्रोसेस से जोड़ा। तो जो लोग पहले ये समझते थे कि विदेश नीति और डोमेस्टिक पॉलिसी में एक दूरियां होती हैं, वो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग स्फेयर्स हैं, उनको ये समझ में आया कि आज के दौर में विदेश नीति और डोमेस्टिक पॉलिसी जो है उसको हम अलग अलग तरीके से नहीं देख सकते। और प्रधानमंत्री ने इस पॉलिसी मेकर्स ने भारत के इस बात को न सिर्फ दुनिया के साथ जोड़ा बल्कि भारत के लोगों के साथ जोड़ने की कोशिश करी। और मुझे लगता है इसके बड़े इंपॉर्टेंट दूरगामी परिणाम भारत के लिए होंगे, क्योंकि भारत के लोगों को ये जो एक नई एनर्जी आई है, नई तरह से भारत ने अपने आप को दुनिया के मंच में देखना शुरू किया है, उसके हिसाब से हमारी भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी। हम भी ये कोशिश करेंगे कि हम जो एजेंडा दुनिया के सामने रखना चाहते हैं वो कैसे हमारी लेगेसी, हमारे कल्चर, हमारे एक्सपीरियंसेस से इंस्पायर्ड है। तो उसी की झलक मुझे लगता है जो सांस्कृतिक हम आज अगले 2 दिन अपनी छवि भारत की दुनिया के सामने रखेंगे, उसकी पूरे एक साल हमने ये कोशिश करी है कि ये चलता रहे, वो कनेक्ट बना रहे, भारत के लोगों का दुनिया के साथ और दुनिया का भारत के साथ जो एक नया रिश्ता, एक नए आयाम में प्रस्तुत हमने करने की कोशिश करी है। मुझे लगता है उसमें दोनों ही को फायदा होगा। न सिर्फ दुनिया को एक नया एजेंडा मिला भारत के एक्सपीरियंसेस से इंस्पायर्ड होकर, बल्कि मुझे लगता है भारत को भी एक नई झलक मिली कि किस तरह से भारत 21वीं शताब्दी में जब लीडरशिप की बात करता है तो उस लीडरशिप के नए डायमेंशंस होते हैं। अभी एम्बेसडर पुरी ने कहा जब हमने NAM समिट किया था उसका एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट था, आज जब हम G20 को होस्ट कर रहे हैं उसका एक दूसरा कॉन्टेक्स्ट है। दुनिया चाहती है कि भारत लीड करे और भारत सबसे बड़ी उभरती हुई जो वैश्विक अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है उसमें कैसे भारत की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको हम और सारगर्भित तरीके से आगे ले जा पाएंगे। तो मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग एक कॉन्वर्सेशन रहा, दोनों तरफ से रहा, और जिस तरह से भारत ने पिछले 1 साल में अपने आप को प्रस्तुत किया है उसके बड़े इंपॉर्टेंट वो अपॉर्चुनिटीज हमको मिल रही हैं और जो चैलेंजेस उसके सामने आए हैं वो मुझे लगता है अपने आप में एक नया ग्लोबल कॉन्वर्सेशन आगे ले जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह और शैलेंद्र मिश्र दोनों ही जुड़े हुए हैं। नीरज, आपसे समझना चाहेंगे कि जब ये नेताओं का सिलसिला लगातार आने का जारी है, अभी जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों का आपने जिक्र किया शुरू में, कि वो कौन से बड़े मुद्दे रहेंगे जो आपको लगता है कि शिखर सम्मेलन तक जाने में कामयाब रहेंगे? बहुत सारी प्राथमिकताएं हमने शुरू में तय की थी जब 2022 में 1 दिसंबर को हमने अध्यक्षता संभाली थी, वहां से छनते छनते वो कौन से बड़े मुद्दे जिसका इंतजार शिखर सम्मेलन को है? देखिए, बिल्कुल अजय, अगर आप देखें कि कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिनका हमने जिक्र भी किया था कि 32 विषय थे जिन पर चर्चाएं हुई और 200 से ज्यादा बैठकें हुई, 50 शहरों में ये बैठकें हुई, जिसमें आप देखें कि किस तरीके से पूरे विश्व के अंदर जो आर्थिक जो स्थिति है उसको कैसे हम समानता की ओर ले जाएं, आर्थिक जो सहयोग है वो किस तरीके से ज्यादा करें। और इसके अलावा वित्तीय स्थिरता की अगर हम बात करें, आपने देखा भी होगा कि कई सारे देशों की जो इकोनॉमी है वो उतनी बेहतर नहीं है। इसके अलावा इस G20 में कई सारे देश ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर है, तो उस गैप को किस तरीके से हम भरें। जलवायु परिवर्तन में आपने देखा भी होगा कि भारत सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा जिस तरीके से लगातार पहल की गई है और ये बताया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती है और इस पर अगर सभी दुनिया के जो मुल्क हैं वो एक साथ सामने नहीं आएंगे तो आने वाले समय में जो हमारी भविष्य की पीढ़ियां हैं उनके लिए काफी सारी जो परेशानियां हैं वो हो सकती हैं। आपने देखा होगा कि भारत सरकार के द्वारा किस तरीके से लगातार जो दूसरे दुनिया के जो देश हैं उनको सहयोग किया जाता रहता है। आपने देखा होगा कि जब तुर्की में भूकंप आया था तो भारत सरकार ने तुरंत सहायता की। तो हम एक ऐसा देश है जो दुनिया के तमाम मुल्कों को एक साथ आगे लेकर जाना चाहते हैं, उनकी तमाम जरूरतों को मिलकर सुलझाना चाहते हैं। आप अगर देखें कि कृषि के क्षेत्र में हमने एक पहल की जो अन्नश्री पहल जो मिलेट्स के रूप में है, आप देखें कि आने वाले समय में हम बेहतर स्वास्थ्य के रूप में अगर मिलेट्स को अपनाएं तो पूरी दुनिया
स्वास्थ्य की तमाम जो समस्याओं से जूझ रही है उससे मुक्ति पा सकती है, उससे कुछ हद तक छुटकारा पा सकती है। इसके साथ साथ ही आप देखें कि जिस तरीके से एक सहमति बनी थी, उन 32 विषयों में से एक विषय था कि आर्थिक जो अपराधी हैं एक देश में अपराध करके दूसरे देश में भाग जाते हैं और उन कानूनों का फायदा उठाकर लंबे समय तक बचते रहते हैं, तो उस पर भी एक सहमति बनती नजर आई तमाम मुल्कों के बीच में कि ये चुनौती एक देश के लिए नहीं है बल्कि पूरे विश्व के लिए है। और आप अगर देखें कि G20 के जो देश हैं 85% दुनिया की GDP है वो उनके पास है। इसके अलावा 75% के करीब जो व्यापार है वो G20 के देश करते हैं पूरी दुनिया का, और 70% के करीब उत्पादन करते हैं। तो अपने आप में ये काफी महत्वपूर्ण है और अगर इन विषयों पर सहमति बनती है तो निश्चित तौर पर न केवल आने वाले समय में हम उन मुल्कों को भी आगे लेके जा सकेंगे जो आज विकास की दौड़ में अजय पिछड़ते जा रहे हैं, या कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से असमानता जहां पर बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो ग्लोबल साउथ की आवाज है, सशक्त आवाज है, मजबूत आवाज है भारत के तौर पर, पूरी दुनिया की निगाहें न केवल ग्लोबल साउथ की बल्कि पूरी दुनिया ये देख रही है कि भारत कैसे लीडरशिप ले रहा है। और एक बहुत बड़ी प्राथमिकता, बहुत बड़ा जो बड़ी चुनौती पूरी दुनिया के सामने वो ये है कि जो संस्थान हैं 20वीं सदी में जो बने वो 21वीं सदी में जो चुनौतियां हैं उनके लिए तैयार हैं या नहीं। लंबे समय से बहुराष्ट्रीय संस्थानों जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, UNSC जैसे जो संस्थान, उनमें सुधारों का मुद्दा दुनिया में अलग अलग मंचों पर लगातार रखा जाता रहा है। लेकिन कोविड के बाद ये मांग और भी जोर शोर से उठने लगी, क्योंकि कोविड महामारी के दौरान और उसके बाद ये संस्थान दुनिया को अपेक्षित समाधान नहीं दे पाए जो इनसे उम्मीद की जाती थी। G20 के दौरान भारत की अध्यक्षता में मल्टीलैटरल रिफॉर्म्स का मुद्दा प्राथमिकताओं में शामिल रहा। कहां तक सफलता मिल पाई है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। दिसंबर 2022 में G20 की अध्यक्षता जब भारत को सौंपी गई तो प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि भारत की अध्यक्षता का फोकस दुनिया के समावेशी विकास पर होगा और भारत की प्राथमिकताएं समावेशी, निर्णायक, महत्वाकांक्षी और कार्योन्मुखी होंगी। वैश्विक मंचों पर राष्ट्रों के हितों के टकराव और मजबूत राष्ट्रों के दबदबे के बीच भारत ने तय किया कि दशकों पुरानी बहुराष्ट्रीय संस्थानों में सुधार G20 की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए भी मल्टीलैटरल विकास बैंकों में सुधार की वकालत की और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस मुद्दे पर विचार रखे गए। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद 44 देशों के प्रतिनिधियों ने ब्रिटेन वुड में वैश्विक साझेदारी के नए नियमों को तय करने के लिए IMF और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं को जन्म दिया। लंबे समय से इन संस्थानों में रिफॉर्म का मुद्दा कई मंचों पर उठाया जा चुका है। भारत ने भी G20 की अध्यक्षता के दौरान इस मुद्दे को प्राथमिकता से चर्चा के केंद्र में रखा। IMF और विश्व बैंक के अलावा WTO रिफॉर्म भी भारत की G20 अध्यक्षता का एक मुख्य फोकस है। G20 की व्यापार और निवेश की मंत्री स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, जिससे संस्थान को बदलते वैश्विक परिस्थितियों के मुताबिक बदला जा सके। India believes in a rule-based, open, inclusive, multilateral trading system with the WTO at its core. India has advocated the concerns of the Global South at the 12th WTO Ministerial Conference. भारत ने मार्च 2023 में मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक में अपेक्षित सुधारों पर सुझाव के लिए G20 एक्सपर्ट ग्रुप का गठन किया। एक्सपर्ट ग्रुप की अध्यक्षता हार्वर्ड के प्रोफेसर लॉरेंस समर्स और भारत में वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके NK सिंह को सौंपी गई। एक्सपर्ट पैनल ने अपनी पहली रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें अलग अलग स्रोतों से $20 अरब का फंड जुटाने की वकालत की गई है। पैनल ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से गरीबी मिटाने, समावेशी विकास पर ध्यान देने और ग्लोबल पब्लिक गुड के लिए निवेश जुटाने पर जोर देने का सुझाव दिया है। एक्सपर्ट ग्रुप के मुताबिक सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2030 तक हर साल $3 ट्रिलियन के निवेश की जरूरत होगी। अनुमान है कि $2 ट्रिलियन का निवेश घरेलू स्रोतों से हो जाएगा, बाकी बचा आधा ट्रिलियन निजी क्षेत्र और आधिकारिक स्रोतों के जरिए हो सकता है। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक में MDB रिफॉर्म्स पर पैनल के सुझावों पर चर्चा हुई और मुद्दे पर बने रोड मैप को मंजूरी दी गई है। The G20 endorsed the roadmap for implementation of recommendations of the G20 independent review of MDBs and capital adequacy framework. This roadmap will actually unlock more lending resources in the MDBs.
ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की एक बार फिर से जोरदार वकालत की है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इसमें काफी समय लग सकता है। लेकिन G20 के मंच पर दुनिया के बहुउद्देशीय संस्थानों में सुधारों को व्यापक सहमति जरूर मिली है। अजय मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। तो बने रहिए हमारे इस खास शो के साथ। हमारे संवाददाता और हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? पापा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम G20 समिट पर। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, लगातार हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र इस वक्त मौजूद हैं भारत मंडपम पे। आइए सीधे रुक करते हैं भारत मंडपम का। शैलेंद्र, जिस तरह से आप बता रहे थे, क्या कुछ खास चीजें इस वक्त भारत मंडपम में हैं? और इस बात का बहुत खास ध्यान दिया गया है कि जो तमाम लोग इस वक्त भारत मंडपम में पहुंचेंगे इस समिट में हिस्सा लेने के लिए, एक पर्यटक के तौर पे उन्हें वो अनुभव ना मिले, बल्कि जो भारत की संस्कृति है, जो भारत की प्रगति है, उसके विषय को, उसके सार को वो बहुत ही करीब से समझ पाए। किस तरह से भारत मंडपम उन्हें एक अलग ही अनुभव देता नजर आएगा? ये देखिए, हम जानते हैं कि G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है और तब से ही ये बात कही जा रही है कि दरअसल ये जो शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, इसमें सिर्फ सरकार या सरकार का तंत्र या तमाम विभाग ही शामिल नहीं है, बल्कि एक तरह से देखें कि देश की जो जनता है वो इसमें भागीदार है। वो ये सुनिश्चित कर रही है कि यहाँ पर जो दुनिया भर के लोग जो आ रहे हैं उनको एक ऐसा अनुभव हो कि भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है, भारत का जो आतिथ्य सत्कार की जो परंपरा है, उसके दर्शन हो। तो दरअसल हम जो 140 करोड़ लोग हैं वो सभी इस बात को लेकर उत्साहित भी हैं और इसको सुनिश्चित करना चाहते हैं कि बहुत ऐतिहासिक आयोजन देखने को मिले। भारत मंडपम में हम जानते हैं कि मुख्य सम्मेलन होना है और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में जिस तरह से अत्याधुनिक सुविधाएं से लैस किया गया, हमारे सहयोगी नितिन सिंह ने उस बात की जानकारी भी दी। जो चर्चा हो रही थी कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की जरूरत है। हम जानते हैं कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ और ब्रिक्स के विस्तार पर सहमति बनी और उस पर एक पहल हुई तो निश्चित तौर पर वहां से एक संकेत मिला कि तमाम जो अन्य फोरम है, तमाम जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उनके भी विस्तार की जरूरत है, क्योंकि उस तरफ आगे बढ़ा जाना चाहिए। क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर अब बदल चुका है कोविड के बाद से। खास तौर पर हमारे सहयोगी अजय मिश्र इसका जिक्र भी कर रहे थे। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से भारत ने बनाया है, दुनिया में उसकी तारीफ हो रही है और दुनिया देख रही है, तमाम विकसित देश उस तरफ देख रहे हैं कि किस तरह से भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना है और उसकी प्रदर्शनी, उसका एक अनुभव यहाँ पर जब दुनिया भर से जो पत्रकार आएंगे, मीडिया प्रतिनिधि आएंगे, दुनिया भर के जो लोग आएंगे, वो देख सकेंगे कि कैसे पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भारत ने एक उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। महत्वपूर्ण यह है कि वो उसे शोकेस किया गया है जिससे दुनिया जान सके कि आज का जो भारत है वो आधुनिक भारत है, आज का जो भारत है वो आकांक्षी भारत है और अपनी विविधता को समेटे हुए है, अपनी सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए है। और यही आप देखें, जब भारत मंडपम के ठीक सामने नटराज की मूर्ति लगाई गई है जो दिखाती है कि हमारी कितनी गौरवशाली परंपरा रही है, कितना गौरवशाली इतिहास रहा है, कितना विविधतापूर्ण हमारा कला संस्कृति और कल्चर रहा है। तो निश्चित तौर पर वो यहाँ पर दिखाई देता है। मैं थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर के बारे में बताना चाहूंगा। यहाँ पर जो अलग अलग क्षेत्र बनाए गए हैं, आज जो जहां पर आज सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है समिट से पहले, मुख्य सम्मेलन से पहले, वो 300 से ज्यादा पत्रकार वहां बैठ सकते हैं। हिमालय उसका नाम दिया गया, सबसे बड़ा ब्रीफिंग रूम है। इसके अलावा भी कुछ छोटे ब्रीफिंग रूम बनाए गए हैं।
1300 से ज्यादा वर्किंग स्टेशन है, एक साथ लोग बैठकर काम कर सकते हैं। अलग अलग जो जगह बनाई गई है, नदियों के नाम पर उनको रखा गया है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, जिससे कि भारत की जो नदियां हैं उनके बारे में लोग जान समझ पाए। तो इस तरह से एक पहल की गई है कि जो लोग यहां पर आ रहे हैं वो यहां से एक यादें लेकर जाएं कि भारत की जो विविधतापूर्ण संस्कृति है, भारत की जो खासियत है, भारत के नदियों के बारे में जाने। हिमालय को तो हम सब जानते ही हैं, उसके नाम पर सबसे बड़े ब्रीफिंग रूम का नाम रखा गया है। तो इस तरह से कोशिश ये है, जैसा कि सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि वो चाहते हैं कि यहां पर जो मीडिया प्रतिनिधि आए, यहां पर जो दुनिया के लोग आए, बाद में यहां से फिर अपने सपरिवार घूमने यहां पर आए, भारत घूमने आए, क्योंकि यहां से जो यादें लेकर जाएं, भारत के विविधतापूर्ण संस्कृति, भारत में जो विकास हो रहा है, भारत में जो एक तरह से उल्लेखनीय सफलता हासिल की है, उसकी एक यादें संजोकर लेकर जाएं, जिससे परिवार के साथ वो पर्यटन के लिए आने के लिए उत्सुक हो, प्रोत्साहित हो। तो उस तरह से आप देखें, भारत मंडपम हो या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर हो, उसमें यह झलक दिखाई देती है। जया। शैलेंद्र, बहुत अच्छी तरह से बेहतरीन आपने हमें एक तरह से अवलोकन देने का प्रयास किया कि किस तरह से संस्कृति और सभ्यता के साथ साथ भारत जिन मुद्दों पर लीड लेता हुआ नजर आ रहा है और जो उसकी प्राथमिकताओं में भी शामिल है। मिसाल के तौर पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको बार बार हर फाइनेंस ट्रैक की बैठक में सभी की सराहना मिली, उसको किस तरह से शोकेस किया जा रहा है। हमने उसका जमीन पर असर होते हुए भी देखा कि बहुत सारे देशों के साथ पेमेंट्स को लेकर के हमारे समझौते हुए और बहुत सारे इंटेंट भी हमें दिखाई दिए हैं। कई सारे देशों ने रुचि दिखाई हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो भारत समस्याओं का समाधान देते हुए भी जमीन पर नजर आ रहा है। एम्बेसडर मंजीवपुरी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। और जो हमारी रिपोर्ट हमने दिखाई थी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स की, बहुत बड़ा मुद्दा है। भारत अपनी G20 की प्रेसिडेंसी में इस मोर्चे पर, इस प्राथमिकता को लेकर के कहां तक सफल होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है? क्या उम्मीद करते हैं आप? देखिए, मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूं जो आपने पहले अपने रिपोर्ट में कहा कि जो 20th सेंचुरी में बनाई इंस्टीट्यूशंस हैं वो 21st सेंचुरी में फिट फॉर पर्पस हैं या नहीं। छोटे सा मुद्दा लीजिए, भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा देश है पॉपुलेशन वाइज। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लोग। आफ्टर ऑल हम लोग ये सारी चीजें लोगों के लिए कर रहे हैं। साथ साथ हम दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर यानी कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन रहे हैं। ये कितना बड़ा चेंज है फ्रॉम 1945 जब हम इंडिपेंडेंट भी नहीं थे। अब आप अपने आप सोचिएगा, साथ दुनिया में इतना और चेंज हो गया। दुनिया का जो केंद्र बिंदु है वो अटलांटिक से शायद इंडो पैसिफिक की तरफ चला गया। ये सब चीजें देखें तो ग्लोबल साउथ जो है, जिसको अभी भी हम लोग ग्लोबल साउथ कहते हैं, लेकिन फ्यूचर पोटेंशियल ग्रोथ कहां पर है दुनिया में? ग्लोबल साउथ में ही है ना। परहैप्स सबसे ज्यादा भारत और अफ्रीका में है सबसे ज्यादा। और क्या जमाना जबकि सब कुछ केंद्र बिंदु अटलांटिक पे ही होता था, सब कुछ यूरोप में चलता है। इसलिए ये जो इंस्टीट्यूशन है इनको 21st सेंचुरी और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नीड्स हैं उसके लिए बिल्कुल फिट फॉर पर्पस बनाने की जरूरत है। मैं मानता हूं सबसे इंपॉर्टेंट पहल, और जिसमें आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आगे भी एक्शन होगा, वो है रिफॉर्म ऑफ द मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स। इसमें इन अ सेंस सर्वसम्मति है, तभी तो G20 की जो एक्सपर्ट ग्रुप है वो सेटअप हुआ। उसने एक रिपोर्ट दी। अब समिट तो अभी खत्म हो जाएगा, लेकिन भारत की प्रेसिडेंसी G20 की सिर्फ नवंबर में खत्म होगी और उससे पहले इसकी वॉल्यूम 2 ऑफ द रिपोर्ट जाएगी, जिसमें बहुत सारी रिकमेंडेशन मैं मानता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, डेवलपमेंट फाइनेंस अवेलेबल करने के लिए और ग्रीन फाइनेंस। आजकल सब लोग क्लाइमेट चेंज इन सब मुद्दों की बातें करते हैं, लेकिन पैसा है डेवलपिंग कंट्रीज में? बिल्कुल नहीं। पैसा कहां पर है? विकसित देशों में। उसको किस तरह यहां पर लाया जाए, इन सब चीजों में। इसलिए मैं मानता हूं कि ये जो हमारी प्रेसिडेंसी है इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप लिया गया है जो सारे ग्लोबल साउथ के लिए ही नहीं, विकसित देशों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट और इन सब की फाइनेंसिंग के लिए थ्रू द रिफॉर्म ऑफ द मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स। और मैं मानता हूं कि ये जरूर हम लोग इसमें कामयाब होंगे, इसको आगे ले जा पाएंगे, ताकि जब वर्ल्ड बैंक और IMF की अपनी मीटिंग हो वहां पर इनको, जिसको कहते हैं जो डी फैक्टो अग्री हुआ है, उसको डी जूरे इम्प्लीमेंटेशन का रास्ता आगे मिले।
बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि लगातार इस मुद्दे को लेकर G20 की अध्यक्षता में तमाम ऐसे वो मुद्दे हैं जिसको लेकर भारत अपनी आवाज़ मुखर कर रहा है। और जैसे प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया में कहा कि 21वीं सदी जो है वो एशिया की है, हमारी है। और राजधानी दिल्ली में इस वक्त क्या कुछ हाल है ये आपको बताते हैं कि कैसे सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। तो पालम एयरपोर्ट से लेकर विदेशी मेहमानों के रुकने की जगह तक G20 समिट के समय विदेशी मेहमान जिन जिन रास्तों से गुजरेंगे वहां से लेकर भारत मंडपम तक कैसी है सुरक्षा, देश के साथ साथ विदेशी सुरक्षा एजेंसियों के साथ कैसे कर रही है दिल्ली पुलिस समन्वय, इन तमाम विषयों पर संवाददाता नीरज सिंह ने बात की दिल्ली पुलिस के IPS सुमन नलवा से। G20 समिट में सुरक्षा एक बड़ा विषय रहेगी और दिल्ली पुलिस के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो यहाँ पर जो VVIP आ रहे हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराए और इसके साथ जो दिल्ली के आम वासी हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। इस समय हमारे साथ दिल्ली पुलिस की IPS ऑफिसर सुमन नलवा जी हैं। किस तरह के इंतजाम खासतौर से सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस कर रही है? आपने बिल्कुल सही कहा, एक इंटरनेशनल इवेंट है और बहुत ही बड़ा इवेंट है, बहुत सारे हेड ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं। तो हमारा जो सिक्योरिटी अपैरेटस है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी है, तो वो बिल्कुल निश्चित कर रही है कि किसी भी तरह का कोई चूक ना हो और अगर कोई कंटिजेंसी हो तो उसके लिए भी अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। ये अरेंजमेंट्स हैं IGI एयरपोर्ट पर जहाँ प्लेन्स लैंड करेंगे वहाँ से लेके कारकेड्स की रिहर्सल है वह भी लगातार चल रही हैं, सिक्योरिटी ड्रिल्स भी लगातार चल रही हैं। जहाँ पर हमारे VVIPs हैं ये विज़िट करेंगे वहाँ पर भी दिन रात हमारी कंटिजेंसीज और रिहर्सल्स चल रही हैं और मेन वेन्यू पर तो डिप्लॉयमेंट हो ही रहा है। तो ये बिल्कुल निश्चित किया जा रहा है कि बहुत ही सीमलेसली, बहुत ही सुंदर ढंग से ये प्रोग्राम सुचारू रूप से चले। दूसरा मैडम, आपने देखा भी है कि दिल्ली पुलिस हमेशा से टारगेट पे रहती है और इतने सारे असामाजिक तत्व हैं, आतंकवादी हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसी कोशिशें करते हैं। तो जो तमाम एजेंसियां हैं वो क्या आपस में एक समन्वय के साथ काम कर रही हैं ताकि इस तरह की कोई भी घटना हो तो उसे रोक सकें और पहले से ही कुछ ऐसे स्टेप उठाएं? आपने बिल्कुल सही कहा। तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, दिल्ली पुलिस की अपनी भी और सेंट्रल की भी और बहुत सारी और एजेंसीज़ भी, जैसे NDRF है, DRDO है, हमारी अपनी स्पेशल सेल है, स्पेशल ब्रांच है। तो ये बिल्कुल हमारा डे टू डे कोऑर्डिनेशन है ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन लगे तो उसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन हो और कोई भी छोटी सी भी चीज़ है वह हमारी नज़र से ना निकले। कितनी बड़ी चुनौती रहेगी दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के ऊपर है? देखिए, दिल्ली पुलिस बहुत पहले से ही बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स करती आई है और सारे ही बहुत अच्छे से हुए हैं अब तक। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला भी इवेंट बहुत बढ़िया निकलेगा। ये सुरक्षा G20 में जो सुरक्षा दिल्ली पुलिस देने जा रही है वो अलग तरह की होगी? बिल्कुल, ये अलग तरह की होगी क्योंकि मल्टीपल एजेंसीज भी इसमें इन्वॉल्व हैं और हर तरह की कंटिजेंसी की भी बात कर रहे हैं। तो मल्टीपल एजेंसीज हैं और सभी की बहुत अच्छे से 3-4 महीने से या उससे पहले भी ट्रेनिंग भी इसके ऊपर चल रही थी ताकि जो भी डिप्लॉयड होगा वह जो उसको काम दिया गया है उसको वो 100% बढ़िया से करे। चलिए, धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ दिल्ली पुलिस की IPS ऑफिसर जो बता रही थी कि किस तरह के सुरक्षा इंतजाम दिल्ली पुलिस G20 समिट के दौरान करने जा रही है। कैमरामैन राहुल के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। तो अब नीरज सिंह हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं राजधानी दिल्ली से। आइए सीधे रुक करते हैं नीरज का। नीरज, सुरक्षा इंतजामों को लेकर जिस तरह से समन्वय का हमने देखा, बात कर रही थी, उस तरह से अब क्या कुछ सवाल यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने जो सुरक्षा की है उसको लेकर तमाम सवाल इस वक्त हम सभी के मन में हैं। रूट डाइवर्ट किए गए हैं, जो पूरा रास्ता है पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से लेकर भारत मंडपम तक, जहाँ जहाँ ये जो तमाम डिग्निटरीज हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो ठहरे हैं, वो जो तमाम इलाके हैं, किस तरह से वहाँ पर रूट डाइवर्जन है, क्या कुछ रास्ते खुले हैं, बंद हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोग हैं किस तरह से वो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और काम कर सकते हैं, क्या कुछ इसको लेकर अपडेट है? पुलिस ने किया है, किसी भी तरह की जो रुकावट है वो दिल्ली पुलिस ने नहीं डाली है। दूसरी, आप अगर देखें कि G20 समिट जिस समय चलेगा उस समय जो मेट्रो की जो सेवा है वो लगातार चलती रहेगी। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन है वो बंद रहेगा, बाकी दिल्ली के किसी भी मेट्रो स्टेशन को बंद नहीं किया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति जाना चाहता है तो वो आसानी से जा सकता है।
इसके अलावा अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक जो खासतौर से एनडीएमसी वाला इलाका है, प्रगति मैदान और उसके आसपास का इलाका है, वहीं ट्रैफिक जो डाइवर्ट है वो किया गया है। इसके अलावा दिल्ली से लगी हुई जो सीमाएं हैं वहां पर सुरक्षा जरूर ज्यादा की गई है, चौकसी बढ़ाई गई है, तमाम जो चेकिंग है वो की जा रही है, लेकिन वहां पर भी जो ट्रैफिक है उसको रोका नहीं जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह के जो इंतजाम है वो दिल्ली पुलिस ने किए हैं ताकि सम्मेलन के साथ साथ दिल्ली वासी हैं उनको भी जो असुविधा है वो ना उठानी पड़े। और दूसरी जय अगर हम देखें कि आज G20 समिट के दौरान आज भारत जो ग्लोबल पावर के रूप में उभर रहा है, आप अगर देखें कि आज चंद्रयान जो हमारा चंद्रयान 3 था, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जिस लैंड किया, ये पहला बार ऐसा हुआ है कि किसी कंट्री ने किया है। तो ये हमारी उभरती हुई ताकत है जो हमारे वैज्ञानिकों की और हमारे जो इसरो की ताकत है। आप देखें आज भारत दुनिया में किस तरीके से बढ़ चढ़कर उनकी तमाम परेशानियों में अपनी जो सहायता है वो भेजता है। यही वो भारत है कि जब कोरोना काल में तमाम दुनिया के मुल्कों ने अपने आप को एक तरीके से बंद कर लिया था, तो भारत ने एक हाथ से अपने लोगों की सुरक्षा की और दूसरे हाथ से दुनिया के दूसरे लोगों की जो सहायता है वो करी। आज ये वो भारत है जो भारत का जो पासपोर्ट है, कई सारे देशों में वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। आज डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में दुनिया के तमाम मुल्क हमारे साथ सहयोग करना चाहते हैं, हमारे साथ जो संबंध है उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज ये वो भारत है, जब आपने देखा होगा कि यूक्रेन और रूस के युद्ध के समय भारत के झंडे लगी हुई बसें निकलती थी, उन पर किसी भी तरह का जो हमला है वो नहीं होता था। तो ये आज भारत की उभरती हुई ताकत है। योग को पूरी दुनिया ने अपनाया, ये आज भारत की उभरती हुई ताकत है। और ये वो भारत है जिसको ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख ने कहा था मोदी दा बॉस। तो आप समझ सकती हैं कि आज ग्लोबल लेवल पर जो भारत की स्थिति है वो कितनी ऊंची है। और यही कारण है कि भारत जिन विषयों पर बात करता है, जिन विषयों को उठाता है, उन विषयों पर दुनिया के तमाम मुल्क सकारात्मक रूप से पहल करते हैं और G20 में ये आपको देखने को भी मिलेगा। जय बिल्कुल। तो वैश्विक मंच पर जिस तरह से भारत की साख बढ़ रही है उसकी लगातार हम बांगी देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज और शैलेंद्र इस खास कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ हमारे खास मेहमान बने रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।